हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी हैं, उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है, जो कि 8 मार्च 2021 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है मिसप्लेस्ड कंसर्न। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 2, जिसमें सेक्शंस जैसे कि पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस इत्यादि से लिंक करके देख सकते हैं। यदि आज के एडिटोरियल को समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को आउटरेज इंडस्ट्री, आहत और आक्रोशित होने का कारोबार को यह अवसर नहीं देना चाहिए कि वह ओटीटी सामग्री विनियम को कठोर करने के कदम को प्रभावित कर सके। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। यह चिंताजनक है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अमेजॉन प्राइम वीडियो के एक कार्यकारी की अग्रिम जमानत याचिका पर नियमित सुनवाई को देश की शीर्ष स्ट्रीमिंग सेवाओं पर नियामक मानदंडों को कठोर करने के आह्वान में बदल देना उचित समझा। देखिए व्यूअर्स, अभी हाल ही में अमेजॉन प्राइम वीडियो के एक कार्यकारी ने अग्रिम जमानत याचिका जो थी वो अप्लाई करी थी। सर्वोच्च न्यायालय में उसी सुनवाई के दौरान ये एकदम से दिशा बदल गई और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसा बोला गया कि ये जो स्ट्रीमिंग सेवाएं हैं, इन पर जो नियामक मानदंड हैं उनको और कठोर करने की जरूरत है। मतलब ये एक तरीके का आह्वान किया सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कि आप इन जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं इनको, इनके ऊपर जो मानदंड हैं, जो नियामक मानदंड हैं, उनको और ज्यादा मजबूत बनाइए और ज्यादा कठोर कीजिए। कंटेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अमेजॉन इंडिया की कमर्शियल हेड अपर्णा पुरोहित ने सर्वोच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत की मांग की थी, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें राहत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की थी कि अमेजॉन की नई सीरीज के कुछ अपमानजनक दृश्य, जो कि बाद में हटा दिए गए थे और माफी भी मांगी गई थी, वस्तुतः दंडनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। ये मामला है अमेजॉन प्राइम, जो एक कंटेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, उसकी इंडिया कमर्शियल हेड, जिनका नाम है अपर्णा पुरोहित। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की बात करी थी। उन्होंने ये मांग करी थी कि उनको जो उनके ऊपर मुकदमा हुआ है, जो केस हुआ है, उसको लेकर के उन्हें अग्रिम जमानत जो है वो दी जाए। पहले उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इस जमानत याचिका को रखा था, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जो अमेजॉन प्राइम की जो एक नई वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था तांडव, उसमें कुछ ऐसे अपमानजनक दृश्य दिखाए गए थे। हालांकि बाद में वह सारे दृश्य हटा भी दिए गए और उनको लेकर के माफी भी मांगी गई, लेकिन उच्च न्यायालय ने यह कहा कि ये जो अपमानजनक दृश्य दिखाए हैं ये कहीं ना कहीं दंडनीय अपराध की श्रेणी में आ रहे हैं। तांडव की स्ट्रीमिंग की अनुमति देकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने की आरोपित सुश्री पुरोहित को सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी से राहत तो प्रदान कर दी, लेकिन यह देखना चिंताजनक है कि मामले में आगे बढ़ते हुए न्यायालय ने डिजिटल मीडिया एवं अन्य मध्यवर्ती माध्यमों के लिए हाल में अधिसूचित नियमों की समीक्षा करते हुए यह विचार प्रकट किया कि यह पर्याप्त कठोर या प्रभावशाली नहीं है। अब अगर पूरी कहानी देखें तो ये जो तांडव वेब सीरीज थी, कहीं ना कहीं उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चला करके लोगों की धार्मिक भावनाएं जो हैं वो आहत हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस केस में हमने देखा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपर्णा पुरोहित जी को गिरफ्तारी से तो राहत प्रदान करी,
लेकिन उसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय का ये बयान थोड़ा चिंताजनक सा लगता है, जब सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि डिजिटल मीडिया और जो बाकी के अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए हाल ही में जो नया कानून सरकार द्वारा लाया गया है वह पर्याप्त कठोर या फिर आप कह सकते हैं कि प्रभावशाली नहीं है। अब ये देखिए, ये जो बात कही है सर्वोच्च न्यायालय ने, ये थोड़ी चिंताजनक इसलिए भी है कि आप कहीं ना कहीं जो आपका जुरिस्डिक्शन है, आप चिंता जरूर जाहिर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये वही बात हो रही है कि अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के संदर्भ में बात करें तो ये बात थोड़ी सी अलग होती हुई दिखाई दे रही है। सर्वोच्च न्यायालय का अपना एक ओपिनियन हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कोई बात करी और उस बात को उन्होंने सबके सामने प्रस्तुत कर दिया, लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये गलत है और कई लोगों का मानना है कि ये सही है। यह बेहद असामान्य और वस्तुतः अनुपयुक्त स्थिति है कि एक संविधान पीठ ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 नियम में दंड या जुर्माने के अभाव को उसकी कमजोरी के रूप में देखते हुए अधिक कठोर नियमों का प्रस्ताव किया। अब दरअसल ये कि हाल ही में सरकार द्वारा लाए गए सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिया दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 में दंड या जुर्माने का प्रावधान कहीं नहीं है, और इसी को ही देख करके सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता जाहिर करी कि अगर आपने ऐसे प्रोविजंस बनाए हैं तो आप कहीं ना कहीं उसमें दंड का प्रावधान या जुर्माने का प्रावधान भी आपको रखना चाहिए था, जो कि इस समय इस संहिता से मिसिंग है। इसी को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी ये जो राय है वो रखी। न्यायालय का यह दृष्टिकोण ही अनुचित या दोषपूर्ण है। अब यदि हम एडिटर यहां पे बात करें तो वह न्यायालय के इस दृष्टिकोण को ही गलत बता रहे हैं, अनुचित बता रहे हैं। नए नियम अनिवार्य रूप से डिजिटल मीडिया के माध्यम से वाक् स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाते हैं। अब ये कहना है कई लोगों का कि जो नए नियम जो सरकार लेकर के आए हैं ये डिजिटल मीडिया से फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दोनों के ऊपर एक तरीके से अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं। न्यायालय सम्मान्यात वाक स्वतंत्र पर ऐसे नियंत्रणों की वैधता की परख रखते हैं और फिर निर्णय लेते हैं कि यह तर्कसम्मत है या ये अत्यधिक नियंत्रणकारी है। अब जनरली देखिए, न्यायालय का काम ये होता है कि ऐसे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर के जो कंट्रोल्स आते हैं उनकी वैलिडिटी कितनी है, वो कितने वैध हैं, उसको चेक करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं कि ये जो नए कानून आए हैं ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बहुत ज़्यादा हार्श या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, या ये वाकई में लॉजिकल है कि हाँ भाई एकदम ऐसा ही होना चाहिए। इस मामले में बेहद असामान्य रहा कि जिन नियमों को सॉफ्ट टच मॉनिटरिंग कहते हुए कार्यपालिका फिर भी कुछ बचाव की मुद्रा में रही, उन्हें कमजोर या अपर्याप्त मानते हुए शीर्ष न्यायालय ने ही दंड संबंधी प्रावधानों को शामिल करने का प्रस्ताव कर दिया। अब जो सबसे असामान्य बात यहाँ पे है वो ये कि सरकार जो कि ये कानून लेकर के आई, उनका कहना ये था कि ये एक तरीके की सॉफ्ट टच मॉनिटरिंग है, हम मॉनिटर करेंगे लेकिन हम इंटरफेयर या इंटरवीन या इंट्रूड नहीं करेंगे किसी की प्राइवेसी में या किसी की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में या किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये वक्तव्य जो उन्होंने ये कहा कि भाई इस कानून में आपको दंड और आर्थिक दंड दोनों को शामिल करने की आवश्यकता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखने में असामान्य लगता है। यदि वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में बात करें तो प्रतीत होता है कि न्यायालय स्ट्रीमिंग सेवाओं पर अश्लीलता और सेंसर रहित सामग्री की उपस्थिति को लेकर के चिंतित है, और संभवतः यही कारण है कि इसने विनिमय क्षेत्र में प्रवेश और हस्तक्षेप का प्रयास किया, जबकि नए नियमों को अभी तक न्यायालय के समक्ष किसी ने भी चुनौती नहीं दी थी। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे कि न्यायालय को आखिर ऐसी जरूरत पड़ क्यों गई, तो आप कई सारे प्लेटफॉर्म्स देखोगे और उन प्लेटफॉर्म्स पर आपको बहुत ही अश्लील तरीके की वेब सीरीज या टीवी सीरीज देखने को मिलेंगी, या फिर कहीं ना कहीं द्वेष फैलाने वाली विध्वंसक तरीके की आपको कई सारी सीरीज देखने को मिलेंगी। अब जो न्यायालय है उसका मेरे ख्याल से शायद यही है उनका मानना कि उन्होंने एंटर इसीलिए किया कि उनको लगा कि यार इतनी
ज्यादा अश्लीलता परोसी जा रही है, इतने ज्यादा खून खराबा दिखाया जा रहा है, इतना ज्यादा भेदभाव दिखाई दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर कुछ कार्य करने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात यह भी है कि ये जो नए नियम सरकार लेकर के आई है, इसको लेकर के अभी तक किसी ने भी, इन नियमों को लेकर के किसी ने भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी है। जब इस मामले में पुनः सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हो तो न्यायालय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश, जिसने इस कार्रवाई को जन्म दिया और जहां धार्मिक भावनाओं की रक्षा के प्रति उच्च न्यायालय ने एक असाधारण उत्साह का प्रदर्शन किया था, पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। गिरफ्तारी से पूर्व जमानत देने से इनकार करते हुए उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह असामान्य टिप्पणी तक कर दी कि स्वयं सीरीज का शीर्षक तांडव ही बहुसंख्यक भारतीयों की भावना को आहत कर सकता है, क्योंकि यह शब्द भगवान शिव से समृद्ध है। अब एक यहां पर जो लोगों का कहना है, एक ओपिनियन ये कि जो उच्च न्यायालय था इलाहाबाद का, उसने गिरफ्तारी से पूर्व जमानत देने की जो याचिका थी उसको तो पूरा का पूरा खारिज किया ही, साथ ही साथ हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से यह भी ऐड किया कि इस वेब सीरीज का जो टाइटल है, जिसका नाम है तांडव, वह अपने आप में ही कई सारे भारतीयों की भावना को आहत कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो तांडव शब्द है ये शिवजी से जुड़ा हुआ है। उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि भगवान राम के बारे में संकेत में प्रकट संवाद जो सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हुआ वह अयोध्या विवाद से संबंधित है और इसलिए आक्रामक या फिर अपमानजनक है। यही सेम बात हुई, उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि भाई भगवान राम के बारे में जो सोशल मीडिया पे कई कई तरीके से अलग अलग स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं राम मंदिर को देकर के, वो कहीं ना कहीं इस मामले से, जो कि राम मंदिर या फिर आप कह सकते हैं अयोध्या विवाद, उससे जुड़ा हुआ था, ये अपने आप में थोड़ा सा आक्रामक और अपमानजनक सा दिखता है। इतना ही नहीं, उच्च न्यायालय ने यह भी दावा कर दिया कि दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योगों के विपरीत हिंदी फिल्म उद्योग आमतौर पर हिंदू धर्म के प्रति अपमानजनक रुख रखता है। इन सभी के ऊपर एक बात और कही उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद के, उन्होंने ये कहा कि यदि हम दोनों जगह के सिनेमा को कंपेयर करें, यानी कि अगर हम हिंदी सिनेमा को बॉलीवुड को कंपेयर करें साउथ इंडियन सिनेमा के साथ, तो ये कहा गया कि भाई जो बॉलीवुड है उसने काफी जगह पर हिंदू धर्म के प्रति बहुत ही एग्रेसिव या अपमानजनक रवैया जो है वो अपनाया है। आगे का रास्ता या दुर्भाग्यपूर्ण ही होगा कि न्यायपालिका अपनी उस पारंपरिक भूमिका से विचलित होता नजर आए, जहां किसी कला, वक्तव्य या मशहूर हस्तियों के किसी हाव भाव से धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाएं आहत होने के नाम पर हमले की स्थिति में वह उत्पीड़न व्यक्तियों का संरक्षण करता था। अब देखिए, जनरली ऐसा देखा जाता है कि भाई जो कोर्ट का काम है वो ये है कि जिस व्यक्ति को हरास किया जा रहा है वो उस व्यक्ति को समर्थन दे, उस व्यक्ति का साथ दे, उस व्यक्ति का सपोर्ट दे। लेकिन अब बात वहीं पे ही घूम फिर करके आ जाती है कि ये जो सीमा है, ये जो लाइन है, ये आखिरकार तय कौन करेगा, कौन बताएगा, ये कौन कहेगा ये कि भाई ये सही है कहना और ये गलत है कहना। ऐसा कहा जाता है कि न्यायालय का काम उस व्यक्ति को बचाना है जिसका हरासमेंट हो रहा है। यहां पर न्यायालय ने कई लोगों के हिसाब से स्वयं इस बात को जो मौजूद किया है, जो लोगों के सामने प्रेजेंट रखा है, इस बात से कई लोग जो हैं वो काफी नाखुश हैं। ऑनलाइन कंटेंट के विनियमन की नई सामान्यता का आरंभ सर्वोच्च न्यायालय से ही हुआ है, जब उसने चाइल्ड पोर्नोग्राफी और सांप्रदायिक हिंसा भड़का सकने वाली ऑनलाइन सामग्रियों पर चिंता प्रकट की थी और इन पर नियंत्रण की आवश्यकता जताई थी। निश्चय ही यह उपयुक्त चिंता थी, लेकिन भावनाएं आहत होने के नाम पर देश में कहीं भी किसी पर मुकदमा दर्ज करा देने का अवसर देने वाली प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। देखिए, बिल्कुल एक बात आप ये समझिए कि यदि लोगों ने कहा कि उनकी भावनाएं हर्ट हुई हैं, आहत हुई हैं, तो ये बिल्कुल सही हो सकता है कि हाँ, लोगों को बुरा लगा हो, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को, कोर्ट को इस चीज पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो आपने तुरंत जाकर के उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। हमें इस प्रवृत्ति को आने वाले समय में और बड़े लेवल पर रोकना पड़ेगा। शीर्ष न्यायालय से अपेक्षा है कि वह आहत और आक्रोशित होने के कारोबार पर नियंत्रण रखे, ना कि स्वयं इसका भागीदार बन जाए।
अब ये कहना है एडिटर का कि भाई शीर्ष न्यायालय जो है उससे यही हम लोग अपेक्षा रख सकते हैं कि वो उस व्यक्ति को बचाए जिसका हरासमेंट हो रहा है, ना कि खुद हरास करने वाला या हरास करने वालों के साथ खड़ा हो जाए। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एनालिसिस से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है वह कुछ इस प्रकार है कि सोशल मीडिया की जो आज़ादी है, उसको किसी भी तरीके की रुकावट बनने से हमको रोकना है और हमें ये चीज़ को इंश्योर करना है कि जो हेट स्पीचेस होती हैं, जो घृणित स्पीचेस कई बार अलग अलग पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स छोटे बड़े सब देते हैं, ओके, तो यहाँ पे ये आप यही समझिए कि सोशल मीडिया फ्रीडम शुड नॉट बिकम एन इम्पेडिमेंट इन कर्बिंग द स्प्रेड ऑफ हेट स्पीचेस ऑनलाइन। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आज के एनालिसिस आपको बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।